आज आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम सब आज आपको आमंत्रित किए हैं। आपने देखा होगा कि विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में समय समय पर इस बात की चर्चा चलती है कि संभल में जो हिंसा की घटना हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट न्यायिक जांच आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। उसको लेकर के तरह तरह की बातें समाचार जगत में और अखबार में विभिन्न मीडिया माध्यमों में अपने अपने स्रोतों से प्रकाशित हो रही है। आज मुझे महसूस हुआ कि चूंकि अभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो संभल से लंबे समय से, मैं कह सकता हूं आजादी के पहले से जुड़े रहे, उन सभी तथ्यों पर बात करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, न्यायिक जांच रिपोर्ट का अभी हमने इसमें कोई जानकारी नहीं देने वाले हैं। न्यायिक जांच रिपोर्ट की हम जानकारी सार्वजनिक तभी करेंगे जब हम कैबिनेट में ले जाएंगे और कैबिनेट में ले जाने के उपरांत उसको हम कार्रवाई के लिए आगे भेजेंगे। उसके बाद ही आपसे उस संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से पहले संभल की घटनाओं पर आजादी से पहले और अब तक क्या हुआ है, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आपसे बात करने के लिए आज आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हमारी बातचीत है ये जांच रिपोर्ट से ना प्रेरित है, ना उसको हम संदर्भ ले रहे हैं। हम केवल जो पूर्व में तथ्य हैं आजादी के पहले के और 2017 तक, यानी हम कह सकते हैं कि आजादी के पहले जो संभल की व्यवस्था रही है वहां हमेशा हिंसा दंगे होते रहे हैं और आज तक जो स्थितियां हैं उन पर हम आपसे बिंदुवार बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करती है। हम जन भावनाओं के अनुरूप सबको साथ लेकर के चलते हैं। हर नागरिक के जीवन में उत्थान हो, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, यह हमारे लक्ष्य में है। इन्हीं को आधार मान करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, जन जन का भरोसा हमारी सरकार जीते, योगी जी की सरकार जीते, उस संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि 2024 से लेकर के कई बार चर्चा संभल की आई है, लेकिन विशेष रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूं 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर काम करते हुए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए और सबको साथ लेकर चलने का जो हमारा वादा था उसको पूरा करते हुए, तुष्टीकरण बिल्कुल ना हो, किसी के साथ अन्याय न हो, सबको न्याय देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विशेष रूप से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में संगठित लोग धर्मांतरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार काम करते रहते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, उधर से कुछ गड़बड़, हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने इन सभी सीमावर्ती जिलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी जो अपने अपने स्थानों पर पूर्व से रह रहे हैं, उनको कोई कष्ट न हो, कोई संकट न हो और कोई जबरदस्ती उन पर पलायन के लिए दबाव न बनाए, उस दिशा में हमने काम किया है और ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। जहां तक संभल का विषय है, डेमोग्राफी बदलने के बारे में
समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार इस बात की चर्चा विभिन्न मीटिंगों में, अपने उद्बोधन में करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार संगठित रूप से कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में सबको साथ लेकर के चलने की है। हम किसी भी स्थिति में डेमोग्राफी को बदलने नहीं देंगे और उनको जो पूर्ववर्ती स्थिति है उसको हम मेंटेन करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1924 में संभल में दंगा हुआ था और उस दंगे की स्थिति यह बनी थी कि कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उस समय महात्मा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी से कहा था कि आप स्वयं जाकर के वहां एक रिपोर्ट तैयार करिए, वहां का दौरा करिए। महात्मा गांधी जी के कहने के उपरांत 8 से 10 सितंबर 1924 को जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां दौरा किया था, प्रवास भी किया था और उन्होंने 12 सितंबर को 1924 में जो दंगा हुआ था संभल में, महात्मा गांधी जी के, मैं रिपीट करता हूं, 1924 में संभल में दंगा हुआ था। दंगे के उपरांत महात्मा गांधी जी ने चिंता व्यक्त की थी। उस समय कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप स्वयं जाकर के वहां दौरा करके रिपोर्ट दीजिए। नेहरू जी ने 8 से 10 सितंबर तक वहां दौरा किया था। 12 सितंबर को 13 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट महात्मा गांधी जी को सौंपी थी और विभाजित भारत में संभल को लेकर के नेहरू जी की रिपोर्ट में जिन तथ्यों का जिक्र है, जिन रिपोर्ट में जो बातें हैं, वो 2017 में भी नजर आती है। नेहरू जी ने कहा था संभल में जो दंगे हुए हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने मंदिरों को निशाना बनाया था और कई हिंदू परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था। एक हिंदू व्यक्ति को कुएं में ढकेल करके उनको असमय मौत के मुंह में फेंक दिया गया था और ढेर सारे लोगों की हत्या भी हुई थी। और ढेर सारे लोग, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उस समय की रिपोर्ट में नेहरू जी ने कहा था जो हरिहर मंदिर है ये राजा पृथ्वीराज चौहान जी ने बनवाया था। यह रिपोर्ट में नेहरू जी ने उल्लेख किया है। बाबर ने इसे मस्जिद में बदलने का काम किया था। यह ऐतिहासिक दस्तावेज बताता है कि संभल में जो हिंदुओं की पीड़ा है कोई अचानक नहीं हुई है। वहां की डेमोग्राफी बदलने के लिए, वहां हिंदू जनमानस की, बहु बेटी की इज्जत आबरू पर हमेशा खतरा बन करके कुछ लोग खड़े रहे, तांडव करते रहे। आप सब जानते हैं कि हमारी सनातन परंपरा में इस बात की चर्चा विभिन्न हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलती है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है और इस वजह से संभल भारत के सनातन धर्म मानने वालों के मन में और हर भारतवासी के मन में संभल के प्रति अटूट आस्था रही है। न्यायिक जांच रिपोर्ट में भी जो विभिन्न समाचार माध्यमों में हमने देखा है, जो पढ़ा है, उसमें संभल में डेमोग्राफी बदलने की चर्चा आप लोगों ने कही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं उस समय से लेकर अब तक संभल में चाहे हमारे अनुसूचित जात जनजात समाज के लोग हों, चाहे हमारे रस्तोगी परिवार के सदस्य हों,
चाहे दुबे परिवार के सदस्य हो, किसी को भी बख्शा नहीं गया है वहां की डेमोग्राफी बदलने में। सबके खिलाफ तब से लेकर अब तक हमेशा अत्याचार अनाचार होता रहा है। उनके प्लाट, मकान, दुकान, बहू बेटी, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर बलात् कब्जा कर लिया गया और उन्होंने मजबूर होकर के वहां से पलायन किया। और दुर्भाग्य से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा तुष्टीकरण के तहत राजनीति करते हुए, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए इस प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया। नतीजा यह हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी घर, मकान, दुकान छीन लिए गए और कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई। उनको मतलब कानून के सहारे कोई भी मदद तत्कालीन सरकारों ने नहीं की। 2017 से पहले स्टेट का क्या हाल था आप जानते हैं। 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की सरकार थी और उनकी सरकार में तुष्टीकरण की हद इतनी अधिक हो गई थी। उन्होंने 12 में जब सरकार बनाई पहली कैबिनेट की, तो पहली कैबिनेट में ही आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे, जो अयोध्या धाम में बम विस्फोट हुए थे, जो लखनऊ में बम विस्फोट हुए थे और जो वाराणसी में बम विस्फोट हुए थे। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रदेश को क्या आतंक के अड्डे के रूप में बदलना चाहते थे। उनका मंशा क्या था, आपको पूछना चाहिए। मैं तो धन्यवाद अदा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। नहीं तो अखिलेश यादव जी ने तो आतंकवादियों को छोड़ ही दिया था। आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत कर रही है। हर स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि किसी को भी कानून से बड़ा नहीं समझा जाएगा। हर स्थिति में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। आप सब जानते हैं संभल में जो हिंसा की घटना हुई, उसके बाद 68 से अधिक पौराणिक स्थलों को और 19 प्राचीन कूपों को हमने कब्जे से मुक्त करा करके पुनः उनको उनका स्वरूप प्रदान करने का काम किया है। इसके अलावा संभल में 1067 अतिक्रमण हटा करके करीब 73 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है। मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और मदरसे से भी 37 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। यह सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि शासन अब किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब जानते हैं कि संभल में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए 2 नए थाने और 45 नई चौकियां स्थापित की गई हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी की व्यवस्था की गई है। जनपद मुख्यालय, जिला कारागार, 24वीं वाहिनी पीएससी और स्पोर्ट्स स्टेडियम जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, संभल ऐतिहासिक दृष्टि से तो आप सब चर्चा में देखते ही हैं। बिजली चोरी के मामले में भी बड़ी वहां पर गंभीर बातें सामने आई हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए जो संभल में अभियान चला है, वहां लाइन लॉस कभी 82% तक पहुंच गया था और आज जब सरकार ने कार्रवाई की है, आज मात्र 18% वहां लाइन लॉस बचा हुआ है और इसे 84 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहां सबसे बड़ी बात थी कि फर्जी बीमा क्लेम लेते थे। बीमा माफिया पर कार्रवाई हुई है। 100 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया गया है और 67 लोगों को जेल भेजा गया है। आर्थिक दृष्टि से भी संभल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024-25 में संभल में 2405 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मेटेलिक, वुडन और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का बड़ा योगदान रहा है। संभल अब प्रदेश के मानचित्र पर 10वें स्थान पर निर्यात के मामले में पहुंच चुका है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर के हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ सबके विकास के लिए, सबके आदर मान सम्मान देने के लिए, सबका साथ सब। अब संभल में पलायन नहीं होगा, संभल में कानून का राज स्थापित होगा और यह हमारा संकल्प है।
हम सब जानते हैं कि समाचार माध्यमों के माध्यम से हम जानते हैं, और नेहरू जी की जो ऐतिहासिक रिपोर्ट है उसमें भी स्पष्ट है, संभल में हमेशा हिंदू पीड़ित रहे, तुष्टीकरण और समाज को बांटने वाली सरकारों ने जनसंख्या संतुलन को बिगड़ने दिया, यानी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारी सरकार संभल सहित पूरे प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेगी और हर स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा या सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 2017 के बाद से चाहे संभल हो, चाहे शामली, कैराना हो, मुजफ्फरनगर में पूरी तरह से पलायन रुका है और लोग अपने गांवों को, अपने घरों को लौट रहे हैं। हम सब जानते हैं, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे लव जिहाद हो, लगातार हम संविधान के दायरे में एक्शन कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में मामलों को ले जाकर के न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ हर स्थिति में धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी बातों को तन्मयता के साथ। हाँ जरूर, मैं आप देखेंगे, उसको नेट पे उपलब्ध है और हमें जो जहां से मिली है मैं आपको सार्वजनिक दे सकता हूँ। मैं आपको कहूंगा जो सूचना के अधिकारी हमारे यहाँ हैं वो तत्काल लिंक उपलब्ध कराएं। दरअसल अभी कोई आंकड़े तो आए नहीं है। अभी न्यायिक जांच रिपोर्ट की जिनकी चर्चा समाचार माध्यम जिसकी आप चर्चा हमें लगता है उसी अंशों के आधार पर कर रहे हैं। अभी उसका सरकार अध्ययन करा रही है, हम कैबिनेट में जाएंगे तभी हम न्यायिक जांच रिपोर्ट पर कुछ वर्जन देंगे। लेकिन मेरा स्टैंड ये है कि संभल में अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदू जबरन कराया गया, उन पर और ये जब आजाद भारत होने से पहले महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को भेजा था, उसकी रिपोर्ट के कुछ अंश का तथ्य हमने आपके समझ रखा है। ठीक देखिए, लगातार इस प्रकार की गतिविधियों को लोग अंजाम देने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सरकार की सतर्कता, चैतन्यता, सक्रियता की वजह से ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है। हम लगातार सक्रिय रहते हैं और लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए, ये इसकी तथ्य की रिसर्च मैं आपको सौंपता हूँ, आप पता करिए, कब होगा तो हमें बताइए। लेकिन हम लोग जो धार्मिक हमारे पुस्तकें हैं, धार्मिक जो पुराण हैं, धार्मिक जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें इस बात की चर्चा है। देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। इंडी गठबंधन के लोगों की जो बोली भाषा है वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, कहीं उनकी मां के खिलाफ, कहीं गृह मंत्री अमित शाह जी का सर काट करके मेज पर रख दो। इस प्रकार की भाषा जब आती है तो ये मान के चलिए, जो भारत के संस्कार है, जो हमारे समाज के संस्कार है, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इंडी गठबंधन के लोग उसे मिटाने पर उतरे हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी इस तथ्य को समझते हैं। अखिलेश यादव जी जिसकी चर्चा करते हैं वो सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।